गुड मॉर्निंग प्रशिक्षु। जैसा कि अब तक हमने जो अध्ययन किया है पठन एवं लेखन के अर्थ, महत्व एवं उपयोगिता के बारे में, तो हमने भाषा के अर्थ के बारे में अध्ययन किया, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषता, भाषा का महत्व, भाषा के कार्य, उसकी सामान्य विशेषताएं, इन सब के बारे में, भाषा सीखी कैसे जाती है और उसके बाद भाषा के स्किल क्या क्या हैं, भाषा का स्किल का डेवलप कैसे हुआ। तो इसी कड़ी में हम बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं लेखन के बारे में। तो लेखन का अर्थ क्या है, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। जब हम अपने विचारों, जो हमारे भाव होते हैं, जो उनको हम लिख करके अभिव्यक्त करते हैं, तो उसे लेखक स्किल या लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। लेखन के अंतर्गत सुडौल एवं अच्छे वर्णों में लिखना ही सम्मिलित होता है। साधारणतः अगर हम शब्दों में के द्वारा लिखकर या हम कोई अपना भाव जो हम प्रकाशित करते हैं, वही ही लिखित अभिव्यक्ति कहलाता है। लिखित अभिव्यक्ति के अनेक रूप होते हैं, जिसमें हम पत्र लेखन कह सकते हैं, निबंध लेखन कह सकते हैं, प्रार्थना पत्र लेखन कह सकते हैं, अपनी आत्मकथा लेखन कह सकते हैं, या जीवन चरित्र लेखन या कहानी लेखन या संवाद लेखन आदि लेखन शैली में आते हैं शब्द। तो अब बात आती है लेखन की परिभाषाएं। जैसा है कि तमाम शिक्षा शास्त्रियों ने अपना अलग अलग राय दिया है, तो इसी के संबंध में हमारे यहाँ एक श्रीधर मुखर्जी के अनुसार उन्होंने क्या कहा है कि संसार में मनुष्य दो प्रकार की ख्याति प्राप्त करता है, या तो वक्ता के द्वारा बोलने में एकदम निपुण हो, या तो लेखक। वक्ता जो होता है वह प्रायः अपने जीवन काल में ही विशेष पूज्य रहता है, अर्थात उसकी ख्याति जीवन का, जब तक वह उसकी लाइफ रहती है, जब तक वह जिंदा रहता है, तभी तक वह अपनी ख्याति हासिल कर पाता है। पूरे जीवन काल में तभी तक उसकी ख्याति हासिल होती है। उसके बाद क्या होता है कि जो पब्लिक होती है, जो कम्युनिटी होती है, जो लोग होते हैं, वह उसको धीरे धीरे क्या होता है कि भूलने लगते हैं। लेकिन जो लेखक का नाम अमर रहता है, उसके पश्चात भी लोग उसकी जो रचनाएं हैं, जो उसकी कहानी हैं, जो उसकी मोरल स्टोरीज है, उसको वह अध्ययन करते हैं और उसके भाव, जो उसके विचार हैं, उसका लाभ भी उठाते हैं और ग्रहण भी अपने अंदर करते हैं। अब इसी कड़ी को आगे हम बढ़ाते हुए बात करते हैं श्रीमती मांटेसरी जी के अनुसार। मांटेसरी जी के अनुसार उन्होंने कहा है कि लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों की गतिविधियां करनी होती है। मूवमेंट बच्चों का जो होता है कि मूवमेंट, अगर लिखने से मूवमेंट होता रहता है। तो अब बात हम करते हैं कि लेखन के उद्देश्य के बारे में। लेखन का उद्देश्य देखा जाए तो निम्नवत है: पठित सामग्री का बोध और अर्थभाव के साथ समझने की योग्यता विकसित करना। पहला, बच्चों की बातचीत को भाषी कौशल अर्थात सुनना, बोलना
सीखने के साधन के रूप में पहचानना। बच्चों की समझ के साथ पढ़ने लिखने की स्किल डेवलप करना बच्चों के अंदर, मतलब कि बच्चों कोई ऐसा जो सेंटेंस हो, कोई ऐसी सामग्री हो जो बच्चों की समझ के साथ साथ पढ़ने व लिखने में उसका स्किल डेवलप भी बच्चों का हो। अब बच्चों को पूर्णता अंश की ओर के द्वारा सीखने पर बल देना। उसके बाद बच्चों का जो भाषिक जो लैंग्वेज की जो क्षमता है, इसको विकसित करने के लिए बातचीत, परिचर्चा, संवाद वाचन, वाद विवाद, कविता, पाठ आदि क्रियाकलापों को आयोजित करना। छठा हम कह सकते हैं बच्चों की भाषा संबंधी समस्याओं का चयन व उसका निराकरण करना। कविता का उचित लय, गति, भाव के अनुसार पढ़ने की कुशलता विकसित करना। लेखन हेतु कुशलता विकसित करना, यथा बैठने का ढंग कैसे होना चाहिए, हाँ, और जो आप पढ़ रहे हैं सामग्री जो बुक है वह आपका आँखों से उसका डिस्टेंस कितनी दूरी होनी चाहिए, और उसके बाद जो उपयुक्त वहाँ का वातावरण है, और हमको यह भी सिखाने की ज़रूरत पड़ती है कि कलम जो जिससे हम लिखते हैं वह पकड़ने की विधि के बारे में, लिखित अभिव्यक्ति की योग्यता विकसित करना। और कोई भी अगर आप लिख रहे हैं तो लिखित सामग्री में क्रमबद्धता, स्पष्टता, शुद्धता बनाए रखना, सुंदर अक्षर होना, इन सब को बनाए रखने की योग्यता विकसित करना। बच्चों में श्रुतलेख, अनुलेख, लिखने की कुशलता विकसित करना। अब हम बात करते हैं लेखन शिक्षण की विधियां के बारे में हम बात करते हैं। लेखन शिक्षण की महत्वपूर्ण विधियां होती हैं। पहला है रूपरेख अनुकरण विधि। रूपरेख अनुकरण विधि, तो इस विधि में होता क्या है, इस विधि में जो टीचर होता है, जो शिक्षक होता है, वह स्लेट, कॉपी या ब्लैक बोर्ड का चाक या पेंसिल से वर्ण लिख देता है। जो छात्र होते हैं उन लिखे वर्णों या निशानों पर जो पेंसिलों या चाक फेरता है टीचर, जिससे शब्द वाक्य उभर कर आ जाते हैं। इस प्रकार बालक वर्णों का लिखना सीख जाता है। अब हम दूसरा है अनुकरण विधि द्वारा, मतलब देख करके। शिक्षक श्यामपट्ट या कॉपी पर कुछ शब्द या वर्ण लिख देता है और बालक लिखे हुए वर्णों या शब्दों का अनुकरण करके उसको लिखता है। अब तीसरी बात आती है मॉन्टेसरी विधि। इस विधि में सबसे पहले
गत्ते या लकड़ी के जो बने अक्षरों पर हाथ फेरने को कहा जाता है। जब उनकी उंगलियां बराबर अगर उस पे सध जाती हैं, मतलब कि वो बराबर से उस पे जो लकड़ी का जो अक्षर है, उस पे जो बने अक्षर होते हैं, वह बच्चे पहले उस पर क्या करता है, अभ्यास करता है। तो जब उनकी उंगलियां उस पे सध जाती हैं तब वह स्वतंत्र रूप से वह वर्ण को लिख सकता है, या वर्ण को हम उसको लिखने के लिए कह सकते हैं। तब उन्हें हम क्या करते हैं, पेंसिल चला करके, जो कटे अक्षर होते हैं उस पे पेंसिल चला करके अक्षर लिखने के लिए उनको हम सिखाते हैं। अब बात आती है चित्र विधि की। इस प्रणाली में चित्रों की सहायता से शब्द और शब्दों की सहायता से अक्षर लिखाए जाते हैं। स्वतंत्र वास्तव में लिपि का विकास चित्रों की सहायता से ही हुआ है। इस विधि की सहायता से खेल खेल में बच्चों को वर्ण की रचना सिखा दी जाती है और धीरे धीरे अभ्यास होने पर अन्य वर्णों को लिखना भी बच्चा सीख जाता है। अब हम बात करते हैं मनोवैज्ञानिक विधि की। मनोवैज्ञानिक विधि में लिखना सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक प्रणाली का विशेष महत्व है। मनोवैज्ञानिक प्रणाली में वर्णमाला के अक्षर तथा शब्द आदि सिखाने की अपेक्षा पूर्ण वाक्य बोलना तथा लिखना सिखाया जाता है। बालक जब पूर्ण वाक्य बोलने लगता है तब उसकी जो कामेंद्रियां होती हैं या ज्ञानेंद्रियां मजबूत हो जाती हैं, तो वह उन्हें पढ़ने और लिखने के लिए हम तैयार मान लेते हैं, या तैयार करना उसी हिसाब से हमको करना चाहिए। अब बात आती है कि लिखना सिखाने में हमको बच्चों को जो अगर लिखने की हम शैली सिखा रहे हैं तो उनमें ध्यान देने वाली क्या क्या योग्य बातें हो सकती हैं। तो लिखना सिखाने के लिए शिक्षक को ये निम्नलिखित बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए। बालक को मानसिक रूप से सबसे पहले तो हमको तैयार करना चाहिए। साथ ही हमको यह देखना है कि उसके आवश्यक है कि उसकी जो अंगुलियां हैं तथा जो हाथ की मांसपेशियां हैं वह कलम पेंसिल पकड़ने के योग्य हैं या नहीं हैं। इस बातों को हमको सबसे पहले देखना चाहिए। अब लिखने के समय वहाँ का उपयुक्त वातावरण भी ध्यान रखना चाहिए, और जो क्लास का वातावरण है वो भी अच्छा होना चाहिए। उसके बाद लिखना सीखने के जो तैयार होने पर उसे विधिवत रूप से वर्णमाला के सभी जो अक्षरों को हम सबसे पहले उसको टीचर को सबसे पहले उसको सिखाना चाहिए। जब बच्चों को देखकर या सुनकर
सुंदर लेख, शब्द व वाक्य लिखने का अभ्यास हो जाए तो उनके जो भाव हैं, जो विचार हैं, उनका तार्किक क्रम या व्याकरण सम्मत भाषा में व्यक्त करने के लिए अभ्यास किया जाना चाहिए। लिखते समय ये भी ध्यान देना चाहिए एक शिक्षक को, लिखते समय कॉपी जो उसका नोटबुक होता है वह आँखों से लगभग 1 फीट की दूरी पर होनी चाहिए। इसमें तरह तरह के अपना हर शिक्षा शास्त्रियों ने भी अलग कोई 20 सेंटीमीटर बताया तो कोई 1 फुट बताया तो होना चाहिए। और इसमें यह भी देना चाहिए कि हिंदी में लिखने का क्रम बाएं से दाएं होना चाहिए। और सबसे पहले बालकों के सामने हम जो सुलेख के नमूने प्रस्तुत करने चाहिए जिससे वे अपना लेख सुधार कर सके, जो उनकी लेखन शैली है वह सुधार सके। अब उसके बाद इसमें अनुलेख है। अनुलेख का तात्पर्य यही है, जैसा लिखा है वैसा ही उसमें लिख देना है। अनुलेख के लिए जो कापियाँ होती हैं, इन कापियों में प्रत्येक पृष्ठ पर ऊपर जो पंक्ति होती है उसमें मोटे व सुंदर ढंग से अक्षर व शब्द या वाक्य लिखे होते हैं और उनके नीचे जो रिक्त पंक्तियाँ होती हैं उसी तरह बालक जो छपे अक्षर होते हैं उनको देख करके स्वयं वह कापी पे उसी प्रकार से अक्षर बनाए। अनुलेख के बाद प्रतिलिपि लेखन आता है। प्रतिलिपि लेखन में क्या है कि सुलेख के लिए प्रतिलिपि का भी सहारा लिया जाता है। किसी छपी हुई पुस्तक के गद्यांश या पद्यांश को देख करके हूबहू नकल करने का प्रयास किया जाता है। प्रतिलिपि की सामग्री बच्चे के मानसिक स्तर लेवल व उसकी रुचि के अनुकूल होनी चाहिए। अब उसके बाद बात आती है आपके सूत्रलेख का। सूत्रलेख का तात्पर्य है कि सुंदर लिखना। अध्यापक या शिक्षक बोलता जाता है और छात्र उसको सुन करके उस शब्द को लिखते हैं। उसके बाद बात आती है सुंदर लेखन की विशेषताएं। सुंदर लेखन की विशेषताएं में हम बात कर सकते हैं कि 2 वाक्यों 2 पंक्तियों के बीच तथा अनुच्छेदों के बीच अंतर होना चाहिए। पंक्तियां जो हम लिख रहे हैं वह सीधी क्रम में हों और स्पष्ट होनी चाहिए। लिखी हुई पाठ्य वस्तु स्पष्ट हो तो उसको आसानी से पढ़ी जा सकती है। सभी अक्षर सुंदर हों और समानुपात में हों। कोई अक्षर बड़ा और कोई अक्षर छोटा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज हम आपको हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक पर हम आपको लेखन की उपयोगिता के बारे में हम और आप सब मिलकर के अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।